IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। बिहार में परीक्षा के नाम पर हो रहा खुला मजाक। 10वीं के इम्तिहान में बेधड़क हो रही है नकल। न परीक्षा की कोई मर्यादा है, न कानून का खौफ। देश के भविष्य से हो रहा है खुला खिलवाड़। खुलेआम कराई जा रही है छात्रों को नकल। इन तस्वीरों ने लगाया बिहार के नाम पर बदनुमा दाग। नकलचियों के आगे बेबस हो गई है नीतीश सरकार। 100% कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करना ये मात्र क्या सरकार की अकेली जिम्मेवारी है? सरकार के साथी भी ले रहे हैं चुटकी, कर रहे हैं नकल का खुला समर्थन। हमारे राज्य में होत रही सब काम। हम किताबें दे लेते, सबको लिखा सा किताब दे। क्या यूं ही चलता रहेगा नकल का सिलसिला? क्या यूं ही बनता रहेगा बिहार का मजाक? देखिए लालू का चीटिंग चुटकुला। नकल नकल नकल। पिछले कई दिनों से नकल और नकल की ये तस्वीरें देश में ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी देखी जा रही हैं। ये आज का बिहार है, वो बिहार जो कभी नीतीश राज में सुधार के रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन एक बार फिर वही बिहार स्कूली शिक्षा को जैसे मुंह चिढ़ा रहा है। बिहार में 10वीं की परीक्षा में नकल की तस्वीरों ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर ऐसे इम्तिहान से क्या फायदा? इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये जो चित्र देख रहे हैं इसमें कि आपको बहुत सारे देसी स्पाइडरमैन नजर आ रहे हैं। दीवारों पर चढ़ते हुए लोग नकल की पर्चियां बांट रहे हैं। अंदर बैठे परीक्षार्थी नकल के इन शूरवीरों का इंतजार कर रहे हैं, कब चिट आए तो हम एग्जाम देना शुरू करें। ये नजारा आज के बिहार के चेहरे पर तमाचे की तरह पड़ा, लेकिन बिहार के नेताओं को राज्य की छवि की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। वहां के शिक्षा मंत्री ये कहते हुए नजर आए कि नकल पर उनका बस नहीं चलता, क्या गोली मार दें इन लोगों को। और आज आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व बिहार मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने यह कह डाला कि उनके राज्य में ऐसा नहीं होता था। इस तरह छिपकलियों की तरह लोगों को चढ़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके राज में खुलेआम वो किताब दिलवा देते थे नकल करने के लिए। अब यह बयान शर्मनाक है, हास्यास्पद है, सिर्फ एक चुटकुला है, या ये सब एक साथ है, ये आप तय करें। लालू जी को लगता है ये देसी स्पाइडरमैन काफी भागे हैं। 4 मंजिला इमारत की जगह अगर ये 10 मंजिला इमारत होती तब भी हमारे ये देसी स्पाइडरमैन नकलवीर लटक लटक कर ऊपर चढ़ी जाते और अपने घर वालों को नकल करवाने का हर जोखिम मोल ले लेते। बिहार में 10वीं की परीक्षा में खुलेआम नकल की तस्वीरें वायरल हो गयी। देश ही नहीं, दुनिया ने भी इन्हें देखा और न जाने भारत के बारे में क्या कुछ सोच लिया। ये नकल हमारे देश की शिक्षा प्रणाली पर कलंक है, लेकिन इस कलंक को भी सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव जैसे अव्वल नंबर दे रहे हैं। लालू जी का बस चलता तो इन नकलवीरों को इतना पसीना न बहाना पड़ता, यूं ऊपर लटक लटक कर चढ़ना न पड़ता, जान जोखिम में न डालनी पड़ती। लालू जी सबको किताब से ही नकल करवाकर बढ़िया नंबरों से पास करवा देते। जी हाँ, लालू का दावा है कि उनके दौर में तो यही होता था। हमारे राज्य में होत रही सब काम। हम किताबें दे लेते, सबको लिखा सा किताब दे। सुना आपने, लालू उस बिहार की याद दिला रहे हैं जिस पर सालों साल बेईमानी, दबंगई और लापरवाही की कालिख पुती रही थी। लालू कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी तो इम्तिहान देने वाले किताब देखकर लिखा करते थे। बिहार के नकल राज पर ये कैसी अभद्र टिप्पणी है। फिर से सुनिए जरा लालू जी को, कैसे वो नीतीश राज में होती नकल पर हंस रहे हैं और लोगों को कोस रहे हैं कि मुझे सत्ता से क्यों हटाया, मैं तो खुलेआम किताब देखकर लिखने को कहता था। शिक्षा एकदम समझ की भाई चौपट है तो चौपुटे है। देखला 5 दिन पहले एकदम कार कितना बिल्डिंग न्यून बा, वही पर छिपकली के तरफ चढ़ के मैट्रिक के परीक्षा में
अपना लड़का के चीट ढुकाओ तरह से ढूकी या कहा ढूक पुलिस में बैठल अरे पागल कहेगा पुलिस भी हो जा बैठल में लाठी लेके वो एने डालता ढूकता आई एने सुतता क्या फायदा भाई पढ़ला से और का सिपाही जी ढूकी और साथ ढूक शिक्षा मंत्री साहिब ये बोलते लगी भाई बस के बात नहीं तो नहीं थे बस के बाद तो लालू के का हटा लो हमारा राज में होत रही सब काम हम किताबें दे लेती सबके लिखा सब किताब दे जाहिर है लालू का ये हंसखोर बयान बिहार में शिक्षा व्यवस्था की उड़ती धज्जियों की कहानी है। नकल की ऐसी पाठशालाएं क्यों नहीं खुलेंगी जब राज्य के मौजूदा शिक्षा मंत्री भी ये कहेंगे कि नकल रोक पाना उनके बस का नहीं। इतनी बड़ी संख्या को नियंत्रित करना, कदाचार मुक्त परीक्षा 100% कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करना, ये मात्र क्या सरकार की अकेली जिम्मेवारी है? क्या ये इसमें सामाजिक सहयोग की आवश्यकता नहीं है? इधर लालू नकल पर मस्खरी कर रहे थे, भीड़ को हंसाकर नीतीश राज पर निशाने लगा रहे थे। उधर बीजेपी लालू और नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी थी। नीतीश कुमार के 1 महीने के कार्यकाल में लोग शर्मिंदगी महसूस करें जिस तरह से परीक्षा में नकल हुई है और जिस तरह से इनके मंत्री ने बयान दिए हैं और आज भी हिंदी फर्स्ट पेपर की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। लालू जी को भी और पीके शाही जी को, दोनों को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इन दोनों के चलते बिहार की जनता का और बिहार का देश और दुनिया में बदनामी हुई है, नाक कट गई है बिहार की इसके चलते। जाहिर है लालू के बयान पर बिहार सरकार सख्त पकाई हुई है। नकल को प्रोत्साहित करने वाले इस बयान पर सरकार बैकफुट पर दिख रही है। समझ नहीं पा रही कि लालू के बयान का विरोध किया जाए तो कैसे। लालू जी ने केंद्र की विफल शिक्षा नीतियों का जिक्र किया है और जहां तक रहा हमारी बात तो वो सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है अगर कुछ बातें उन्हें सरकार की नागवार गुजरेंगी तो अपनी बात तो वो रखेंगे ही अपने लोगों के आगे, लेकिन इसमें ऐसा और इसके मायने लगाने की जरूरत नहीं है। और इन बयानबाजियों के बीच नकल का सिलसिला जारी है। आरा में मैट्रिक की परीक्षा में नकल की खबर मिलते ही डीएम ने छापा मारा और संस्कृत की परीक्षा रद्द करने की सिफारिश कर दी। नकल की पर्चियां जब्त की गईं, गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन सवाल नकल से पूर्ण आजादी दिलाने का है। आखिर बदलाव के नारे के साथ सत्ता में आई नीतीश सरकार सख्ती क्यों नहीं कर सकती? आखिर बिहार की पुलिस व्यवस्था इतनी लचर क्यों है कि नकल होती रही, लोग बिल्डिंगों पर चढ़ चढ़कर नकल की पर्चियां पहुंचाते रहे, उनका वीडियो बनता रहा और सब यूं ही तमाशा देखते रहे। क्या लालू यादव का बेतुका बयान ऐसे नकलधीशों का हौसला नहीं बढ़ाएगा? क्या लालू यादव अपने बयान पर कभी माफी मांगेंगे? नकल पर मस्खरी करने से बाज आएंगे? अगर नहीं तो नकल के कैंसर से बिहार को शायद ही कोई बचा पाए। प्रभाकर कुमार, पटना, IBN 7। लालू जी क्या आप समझ रहे हैं कि समय बदल रहा है? लालू जी क्या आप ये समझ रहे हैं कि आप जिस बात पर खड़े होकर हंस रहे हैं, बिहार में अपने समर्थकों के साथ उन्हें हंसा रहे हैं और वो आपकी बात सुनकर चापलूसी करने के लिए हंस रहे हैं, उसका प्रभाव दुनिया पर क्या पड़ेगा? अगर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये नजर आएगा, अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लोग बैठकर ये देखेंगे वीडियो कि बिहार में इस तरह से पढ़ाई होती है, अगर देश के अलग अलग इलाकों में प्राइवेट कंपनीज के लोग बैठकर देखेंगे कि बिहार में इस तरह से पढ़ाई होती है, जो आप हंस हंस के कह रहे हैं कि छिपकली की तरह लोग कैसे चढ़े हुए हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, और आपके जमाने में तो बस आप कहते थे कि बस किताब ये लो, लिखो, सब लिखो। ये हंसने की बात नहीं है, ये लाखों करोड़ों छात्रों छात्राओं के भविष्य को दांव पर लगाने की बात है और इसको संजीदा होकर समझने की जरूरत है। लेकिन लालू अपने बयान पर कायम है। लालू यादव से बात की हमारे संवाददाता प्रभाकर कुमार ने, और आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आज बड़ी चर्चा है आपके एक बयान की, जिसमें आपने कहा है तो ये चर्चा है आपके टीवी में, ज्यादा चर्चा है। आप लोग रांची की बात समझते नहीं हो, कराची में जम करके न्यूज दिखाते हो। बिहार में जो नकल 4-5 सेंटर पर हुआ, तो कोई आदमी इससे सहमत है क्या? 4 मंजिला पर जाकर के
जो अभिभावक है वो अभिभावक खुद जा करके पैसा खर्चा करके आदमी ठीक करके, लड़का ठीक करके, टीचर ठीक करके नकल करा रहा, अपने बच्चों के जीवन को खराब करने का काम कर रहा है। इससे बिहार की छवि हमारी गिरी है। छीन होकर के शिक्षा मंत्री और कल मैंने भभुआ यहाँ बक्सर के एक स्कूल के सभा में मैंने कहा कि क्या फायदा है पढ़ने लिखने से, बताओ, ये चीट से लिखने से, देख देख पर कंपटीशन है, फेल करोगे। मैं होता तो किताबें दे देता, ये तुम चीट पहुंचा रहे हो। मैं किताब अभी भी मैं बोलता हूं कि हम परीक्षा में रख देंगे किताब कि लो लिखो। तो जो नहीं पढ़ा लिखा लड़का है, नहीं तैयारी जो करता है, नहीं समझता है, वो तो किताब देने के बाद भी एक क्वेश्चन का भी जवाब 8 घंटा में नहीं दे पाएगा। आपके कहने का मतलब ये था कि अगर पढ़े नहीं हो तो अरे मैं फिर बोल रहा हूँ, तो यही है। अब बात को नहीं समझते तो अरे लालू यादव बोला किताब दे देंगे, इनकरेज कर दिया। बात तो समझिए, आज हमारे सामने भी किताब दे देगा, हम नहीं पढ़े हैं चीजों को, सीटी बजा रहे हैं, ए हो का हो देवी जी की जय जय, तो लिख पाएगा कोई आदमी? तो पढ़ाई नहीं हो रही है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, इसलिए प्राइवेट स्कूल लोग खोल के, और हमने कहा कि क्वालिटी शिक्षा का करो, और किताब देने से भी। लालू अपनी बात को सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है हंसने की नहीं, जरूरत इस बात की भी नहीं है कि बस लालू जी आप आगे बढ़े, आपने मजाक उड़ाया इस सरकार को और पीछे हट गए। छात्र छात्राओं के बीच में जाकर बैठिए, वो कितने चिंतित हैं ये समझिए, और सारा जोर लगाइए ताकि ये सरकार बिहार की इस प्रक्रिया को बदले, जिस तरह से चीटिंग हो रही है इसको चेंज करे, और बिहार एक एग्जाम्पल बने, उदाहरण बने पूरे देश के सामने। बहरहाल इंडिया 9 बजे में आगे बढ़ते हैं। आज देश के 3 क्रांतिकारी सपूतों का शहीदी दिवस है। 23 मार्च 1931 शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन्हें लाहौर में फांसी दी गई। सिर्फ 23 साल के थे भगत सिंह। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर के हुसैनीवाला पहुंचे। 30 साल बाद किसी प्रधानमंत्री को इन सपूतों की याद आई। प्रधानमंत्री मोदी जलियांवाला बाग और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर भी गए, लेकिन इन तमाम हलचल के बीच एक सवाल जहन में आता है, क्या हम इन शहीदों का कर्ज कभी चुका सकेंगे? आखिर शहीद आजम भगत सिंह की फोटो देश के करेंसी नोट में क्यों नहीं हो सकती? ऐसे नोट हम कब देखेंगे? 23 मार्च 1931 इतिहास का वो पन्ना जिसकी टीस आज भी हर हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू भर देती है। 23 मार्च 1931 वो तारीख जब भारत माँ के 3 सपूत हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत माँ के 3 जाबाज सपूत जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी। आज इन वीर सपूतों के शहीदी दिवस पर पूरे देश ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के हुसैनीवाला में इन तीनों अमर शहीदों को याद किया। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दिए जाने के बाद सतलज किनारे बसे हुसैनीवाला में ही तीनों शहीदों का अंतिम संस्कार अंग्रेजों ने कर दिया था। उसके बाद से ही हुसैनीवाला आजादी के दीवानों का तीर्थ बन गया। नेशनल असेंबली बमकांड में भगत सिंह के साथ रहे बटुकेश्वर दत्त का अंतिम संस्कार भी उनकी इच्छा के मुताबिक 1965 में यही हुआ था। साथ ही भगत सिंह की मां विद्यावती देवी का अंतिम संस्कार भी हुसैनीवाला में ही हुआ। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत की 84वीं बरसी पर हुसैनीवाला में एक बार फिर मेला लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पवित्र धरती को नमन किया।
मैं इस धरती को, यहाँ के सभी वीरों को, यहाँ के सभी वीर माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। शहीदों के शहीदी दिवस पर हुसैनीवाला में हर साल मेला लगता है, लेकिन 30 साल बाद ये पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री ने शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पहले मार्च 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हुसैनीवाला जाकर शहीदों को नमन किया था। आज हिंदुस्तान में किसी एक नाम को सुनते ही हिंदुस्तान के हर कोने में अबाल वृद्ध सबको चेतना जग जाती है, प्रेरणा मिल जाती है। तो नाम है सरदार भगत सिंह। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। 84 साल पहले जब अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया था, तब उनकी उम्र महज 23 साल की थी। चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे। लेकिन 23 साल की उस उम्र में ही उन्होंने आजादी के लिए जो शहादत दी, आज तक उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। शहीदी दिवस पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को IBN 7 की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है, वो कौम खुद इतिहास बन जाती है। यहाँ पर आए हुए लोग जिस उत्साह के श्रद्धा के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उससे साफ है कि हिंदुस्तानी अपने शहीदों को कभी भूल नहीं सकते और आने वाली नस्लें भी शहीदों की सम्मान, उनकी शहादत को ऐसे ही याद रखेगा। कैमरामैन जयपाल के साथ विक्रांत यादव, फिरोजपुर, IBN 7। हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग भी गए। अभी हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन्हें सरोपा भेंट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जलियांवाला बाग गए। 1919 में बैसाखी के दिन जनरल डायर ने इसी जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थीं। इस बर्बर हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए थे और इस हत्याकांड के बाद 12 साल का एक बच्चा वहां की मिट्टी जो खून से सनी हुई थी उसे लेकर वहां से गया था। वो था भगत सिंह, जो 23 साल की उम्र में बाद में शहीद हुआ। इंडिया 9 बजे में अब बात पाकिस्तान की हुर्रियत की। पाकिस्तान के नेशनल डे के मौके पर पाकिस्तान उच्चायोग की दावत में हुर्रियत के नेताओं समेत कश्मीर के कई अलगाववादी नेता शामिल हुए हैं। JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक भी वहां पहुंचे और इसके अलावा जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर और कई और खास मेहमान इस समारोह में शामिल हैं। इस मौके पर अलगाववादी नेताओं को बुलाने और उनसे कथित रूप से कश्मीर के मुद्दे पर बात करना भारत सरकार को रास नहीं आया है। भारत को चिढ़ाने में जो कसर बाकी रह गई थी वो बासित के एक बयान से पूरी हो गई है और पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने कहा है कि भारत सरकार को इन मुलाकातों पर कोई आपत्ति नहीं है। भारत सरकार के रुख से उलट दिए गए इस बयान पर विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताने में थोड़ी भी देर नहीं की है। आगे बढ़ते, सेल्फी का क्रेज आजकल हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन नागपुर के कुछ युवकों के लिए यही क्रेज मौत का कारण बन गया। 10 नौजवान एक तालाब के बीचों बीच ग्रुप सेल्फी खींचने की कोशिश कर रहे थे और उनकी नाव पलट गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 3 तैरकर किसी तरह से किनारे पे आ गए। नागपुर के कोही इलाके के जीपी तालाब के इस पानी ने 7 घरों के चिराग बुझा दिए। लेकिन जब आप दर्दनाक हादसे की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कोही तालुका में रहने वाले 10 लड़कों का एक ग्रुप जीपी तालाब के पास पिकनिक मनाने आया था। सारे दोस्त मौज मस्ती कर रहे थे। तभी एक लड़के ने तालाब के बीचों बीच जाकर सेल्फी खिंचवाने का आइडिया दिया। सारे दोस्तों ने एक बोट ली और तालाब के बीच पहुंचे।
उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी आखिरी सेल्फी साबित होगी। सेल्फी खिंचवाने की हड़बड़ी में नाव का संतुलन बिगड़ गया और सारे लड़के तालाब के गहरे पानी में गिर गए। कुछ पल पहले जहां हंसी गूंज रही थी, वहां अचानक चीख पुकार मच गई। नाव में सवार 10 लड़के गहरे पानी में डूबने लगे। इनमें से 3 लड़के तो तैरकर किनारे पर पहुंच गए, लेकिन 7 लड़कों को नहीं बचाया जा सका। अब वो नाव के अंदर छेद था, वो उनको इतना समझा नहीं और वो नाव पलट गई बीच में। नाव पलटे तो नाव के अंदर दब गए और भारी नहीं निकले, नाव ने उनको दबा दी। तालाब से बचकर निकले छात्रों ने जब इस हादसे की हकीकत बताई तो सब भौंचक के रह गए। उन्होंने बताया कि सभी दोस्त तालाब में अपनी सेल्फी खींचकर उसे फेसबुक पर अपलोड करना चाहते थे, लेकिन जब नाव तालाब के बीचों बीच पहुंची तो सेल्फी खिंचवाने के चक्कर में सारे लड़के नाव के एक ही तरफ आ गए। इससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गई। जो अपनी फोटो निकाल रहे थे, ये इनके मोबाइल कैमरेज में ये बच्चे फोटो निकालते हुए बोट का बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि ये सारे बच्चे एक साइड, नाव के एक साइड आ गए और बोट पलट गई। इनमें से एक भी बच्चे को स्विमिंग नहीं आती थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि नाव की हालत काफी खराब थी और उसमें कई छेद भी थे। इतना ही नहीं, तालाब के आसपास बचाव के कोई साधन भी मौजूद नहीं थे। प्रवीण मुधोलकर, नागपुर, IBN 7।